नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बद्रीनाथ और मंगलोर की सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। नतीजों की तारीख भी आपको बता देते हैं। 13 जुलाई को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। उपचुनाव के नॉमिनेशन की तारीख 21 जून आखिरी तारीख है। आपको बता देते हैं, मंगलौर से बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से मंगलौर सीट खाली हुई, जबकि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद बद्रीनाथ की सीट खाली हुई। आपको यह भी बता देते हैं कि मंगलौर सीट को बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, जबकि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक रह चुके हैं। जल्दी हो सकती उपचुनाव करे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम दोनों सीटों में टक्कर देंगे, मंगलौर में भी देंगे और जोशीमठ में भी देंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रभात, देखिए 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं ये उत्तराखंड की, जिनके ऊपर अब उपचुनाव होना है। 2024 लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद ये पहला चुनाव आप कहेंगे जो उपचुनाव की शक्ल में होने जा रहा है पूरे देश भर में। 2 महत्वपूर्ण सीटें, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट, जहां पर 10 जुलाई को चुनाव होना है। क्या तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और क्या सियासी हलचल इस समय उत्तराखंड में इन 2 सीटों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हुई है? विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, दोनों सीटों पर तय था कि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, इसीलिए सियासी पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में लंबे समय से जुटी थी। जो मंगलौर विधानसभा की मैं बात करूं तो मंगलौर विधानसभा पर सरवत करीम अंसारी जो बसपा के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। और मंगलौर विधानसभा सीट हमेशा से बीजेपी के लिए खास तौर पर एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि इस सीट पर आज तक कभी बसपा तो कभी कांग्रेस जीतती आई है। बीजेपी आज तक, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, बीजेपी कभी भी इस सीट पर जीत नहीं पाई। ताजा जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मंगलौर विधानसभा सीट से बीजेपी इस बार भी पीछे रही। इस सीट का जो जातिगत समीकरण है वो बीजेपी के रीति नीति पर फिट नहीं बैठता, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर करीब 1.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें जाट और गुज्जर मतदाता भी यहाँ पर हैं। तो बड़ी संख्या में करीब 55,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। यही कारण है कि इस सीट पर बीजेपी कभी भी भगवा नहीं लहरा पाई। हालांकि बीजेपी की यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी इसकी तैयारियां कर रही है। यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना को भी हरियाणा से यहाँ पर लाकर बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है, मंगलौर में उनको पार्टी में शामिल कराया। तो ये माना जा रहा है कि भड़ाना जो जाट नेता हैं, बीजेपी इसी मकसद से, विधानसभा उपचुनाव के मकसद से भड़ाना को मंगलौर में लेकर आई। तो हो सकता है कि बीजेपी भड़ाना पर इस बार दांव खेल सकती है। तो दूसरी ओर जो बद्रीनाथ विधानसभा है, यहाँ पर कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस जीतती रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 2022 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हार गए थे कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी से। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से राजेंद्र भंडारी ने पासा पलटा और बीजेपी ज्वाइन कर ली, अपनी विधायकी से रिजाइन कर दिया, उसके बाद ये सीट खाली हुई। अब इस पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो एक सवाल यही बनता है सुनील नवप्रभात, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि मंगलौर वो सीट है जहां पर बीजेपी ने कभी भी एंट्री नहीं की है, बीजेपी का यहाँ पर कभी भी खाता ही नहीं खुला है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। लेकिन जो अभी हमने मैं करूंगी आपसे बातचीत और सवालों के जवाब लेंगे। महेंद्र भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। देखिए, 2 सीटें जिन पर मतदान होना है 10 जुलाई को, ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राज्य बनने के बाद मंगलौर सीट हम जीते नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मंगलौर का मतदाता भी जानता है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में सरकार, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ मंगलौर का मतदाता तो बिना विधानसभा मतदाता विकास के लिए मतदान करेंगे और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी मतदान होगा। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट को भी जीतेगी, बंदा विधानसभा को हम लोग जीतेंगे। सर, चुनौती समझ रहे हैं यहाँ पर आप कांग्रेस को, क्योंकि जो 2024 के नतीजे चुनौती के रूप में हम हमेशा लेते हैं और कोई अति उत्साह और अति आत्मविश्वास में हम किसी भी जगह छोड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने को स्थापित करता है, हर बूथ को जीतने का हमारा प्रयास रहता है। उस दिशा के तहत हमारी दोनों विधानसभाओं की रणनीति हमारी बनी हुई है।
हमने अपने प्रत्येक विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अभी कैंडिडेट घोषित होने के बाद हम संयोजक घोषित करेंगे, हमारी पूरी टीम बनेगी। वो टीम जो है दोनों विधानसभा जिताने में संगठनात्मक स्वरूप से जिस प्रकार से हम सारे चुनाव लड़ते आए हैं और विजय प्राप्त करते आए हैं, उसी प्रकार से इस चुनाव को हम जीतेंगे। लेकिन सर 2024 जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है, 5 सीटें आपने जीती हैं, आपने यहाँ पर एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है, लेकिन जो वोट मार्जिन रहा है वो 2014-19 के मुकाबले काफी कम रहा है। देखिए, मतदान जब कम होता है तो सब प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी द्वारा एक एक वोट को लाने का प्रयास होता है, हर क्षेत्र के अंदर उनका उसके आना जाना रहता है। और मैं कह सकता हूँ बद्रीनाथ के जो हमारे पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आज वो हो गए, मैं वहाँ विधायक रहा हूँ, हम सब मिलकर उस सीट को भारतीय पक्ष में लाएंगे। और अभी तो आप जीत का जश्न ही मना रहे हैं, अब ऐसे में एक और चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने की। सुनील प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील प्रभात, देखिए हम बात कर रहे थे महेंद्र भट्ट साहब से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बसपा कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 और 19 का जो हमने चुनाव देखा उत्तराखंड में, बड़ा मार्जिन हर एक सीट पर, 5 सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन 24 में उतने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज नहीं की गई है। तो इसलिए अभी पीछे बैठकों का दौर भी चला है उत्तराखंड में, जहां पर मंथन किया गया है, चिंतन किया गया है, भाई कहां कमी रह गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कम वोट पड़े हैं, कांग्रेस के खाते में ज्यादा वोट पड़े हैं। इसीलिए बीजेपी की चिंता शायद बढ़ सकती है इस उपचुनाव में। बिल्कुल कंचन, और वो विधानसभा सीटें जहां पर कांग्रेस आगे रही है, बीजेपी पीछे रही है। मंगलौर भी उनमें एक बड़ी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी कम से कम 30,000 वोटों से पीछे रही है, कांग्रेस ने यहां पर लीड ली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंगलौर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार जो जिला है, आमतौर पर आप देखेंगे कि हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में से केवल 3 विधानसभाएं बीजेपी के पास हैं, तो उसकी चुनौती पहले ही यहां पर उसके सामने खड़ी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता के लगने के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू किया हो, लेकिन हरिद्वार वो जिला था जहां पर बीजेपी 2 महीने पहले से ही इंटरनली वहां पर काम कर रही थी। अब जो मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो मंगलौर विधानसभा में इस बार देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ कर पाती है, क्योंकि आज तक जो भी चुनाव हुए हैं मंगलौर में बीजेपी उन्हें कभी भी सुरेंद्र प्रभात, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है कि अब बीजेपी ने जो दावा किया है कि मंगलौर सीट जहां पर खाता अब तक नहीं खुला है, यहां पर राज्य बनने के बाद उस पर इस बार बीजेपी अपनी जीत का प्रचंड लहराने वाली है, यहां पर कमल खिलाने वाली है। सुरेंद्र प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि नए दायित्व के लिए प्रदेश वासियों की तरफ से यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने अजय टम्टा को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा है कि अजय टम्टा हमेशा से विकास कामों में आगे रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। तो केंद्र में मोदी सरकार का गठन होते ही उत्तराखंड में धामी सरकार भी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। चुनाव की भागदौड़ और आचार संहिता के कारण जो काम रुके हुए थे, एक बार फिर से उन पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता में गुजरे 3 महीनों के बाद अब एक बार फिर सरकार एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पहला फोकस विकास कार्यों पर है, जिनको सरकार तय समय में धरातल पर उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका पूरा रोड मैप बना लिया है। मुख्यमंत्री ने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों में से अगले 2 साल में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना बाकी है, उनकी पूरी लिस्ट तलब की है। सीएम धामी अब एक एक विभाग की समीक्षा करेंगे, योजनाओं, उनकी प्रगति और आगामी लक्ष्यों की डिटेल्ड जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। शुरुआत हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू भी मुख्यमंत्री के टारगेट पर हैं। राज्य में संचालित टनल, रेल परियोजना, निर्माणाधीन और प्रस्तावित रोपवे, एक्सप्रेसवे, 4 धाम रोड पर भी फोकस रहेगा। देहरादून की यातायात व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के निशाने पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं।
चार धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, जागेश्वर धाम यात्रा, शारदा हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी टारगेट पर रहेगा। ये तो रहा विकास कार्यों को लेकर सरकार का प्लान। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी तय है। सबसे पहले कई अफसरों पर गाज गिरेगी। अफसरों की सूची बाकायदा तैयार हो चुकी है। एक झटके में सचिवालय से लेकर जिलों तक के कई अफसर इधर से उधर किए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। विधायक का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल खुद की श्रीनगर विधानसभा से नहीं जीत पाए तो बाकी विधानसभाओं में जीतने का क्या दावा कर रहे हैं, कैसी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिलीप रावत ने यह भी कहा है कि जनता ने कांग्रेस को फिर से नकार दिया है। जहां तक लोकसभा गढ़वाल की बात करता हूं तो जो हमारे माननीय गोदियाल जी थे वो अपनी विधानसभा से भी नहीं जीत पाए, तो मैं समझता नहीं हूं कि किस आधार पे कांग्रेस अपने को आगे बढ़ती हुई बता रही है। और वहीं आपको बताएं बड़ी खबर नैनीताल से, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा बेताल घाट के हरचनौली में हुआ है। देर रात सभी लोग बेताल घाट से नैनीताल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हरचौनी में गाड़ी खाई में गिर गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। श्रीनगर में गुलदार की संख्या कितनी है इसका अंदाजा वन विभाग भी नहीं लगा पा रहा है। बीते 6 महीने में ही वन विभाग के पिंजरे में 6 गुलदार अब तक कैद हो चुके हैं, जबकि अब भी श्रीनगर, खिरसू और आसपास के इलाके में गुलदार की सक्रियता बनी हुई है। ऐसे में वन विभाग को अंदेशा है कि श्रीनगर में गुलदार की संख्या बीते कुछ सालों में बढ़ी है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। हालांकि वन विभाग गुलदार प्रभावित क्षेत्र से लगातार जुड़ा हुआ है और गश्त कर रहा है। हम लोगों द्वारा क्षेत्र में निरंतर गश्त की जा रही है, हमारी टीम का वहाँ प्रेजेंस है। और जैसे आप देख रहे हैं, जब भी कोई घटना होती है तो जो एक्शन ली जानी है वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हम लोगों की जो मानव वन्य जीव संघर्ष चौकी हम लोग प्रस्तावित करने का एक प्रस्ताव हम लोगों ने उच्च स्तर को भेजा है। उधर चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर देखिए एक बड़ी जानकारी आपको देंगे। 1 महीना पूरा हो गया चारधाम यात्रा का। 10 मई से चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है 10 जून को 1 महीना पूरा कर चुकी है और रिकॉर्ड यहां पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ में ही सबसे ज्यादा यहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं 7,66,000। इसके बाद बद्रीनाथ पहुंचे हैं 4,88,000। गंगोत्री में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री में 3,05,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा चरम पर है। यात्रा के बीच में बद्रीनाथ पर जोशीमठ से आगे मारवाड़ी पुल तक लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं लगातार जाम से। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जाम हटाया जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। बढ़ती गर्मी की वजह से लगातार चारों धाम की यात्रा में इजाफा हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में अभी 4,88,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी यात्री 50,000 से ज्यादा यहां पर दर्शन करके लौट चुके हैं। मैदानी इलाकों में लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो इस बीच जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो चरम पर है। आप देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे पर लगातार वाहनों की जो लंबी लाइनें हैं वो देखी जा रही हैं। तो इस बीच जो जोशीमठ से आगे और मारवाड़ी पुल का जो पूरा इलाका है वहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लगातार जाम यहाँ पे लग रहा है। हालांकि जाम को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति वो भी पैदा हो रही है। अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 4,88,000 के आसपास जो यात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन अभी तक कर चुके हैं और आज शाम तक लगभग 5 लाख तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब की भी बात करें तो हेमकुंड साहिब में भी आज लगभग 50,000 से अधिक जो यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा आज ही लगभग 54 से 55 तक पहुंच सकता है। यात्रा निरंतर चल रही है, तो इस बीच जाम से निजात पाने की कोशिश भी की जा रही है।
नितिन शर्मा, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। रुद्रप्रयाग जिले के कार्तिक स्वामी मंदिर में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। कार्तिक स्वामी मंदिर की भव्यता, पौराणिकता और महत्व अपना महत्वपूर्ण स्थान तो रखती है, लेकिन इसके साथ ही साथ मंदिर के चारों ओर सुंदर नजारा भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। साथ ही ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनक चौरी गांव के पास 3050 मीटर की ऊंचाई पर क्रौंच पहाड़ी पर चोटी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। केदारनाथ यात्रा में लगी हुई हेली कंपनियों को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनको लेकर अब जिला प्रशासन अपनी काफी ज्यादा सतर्कता इन कंपनियों पर रखने वाला है। खासकर हेली कंपनियां नियम के अनुसार उड़ान भरें, ये चेक किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट में अब तैनाती कर दी गई है। इन कंपनियों पर पैनी नजर रखनी जानी है। अक्सर स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायत मिली है, हेली कंपनियां मनमाने तरीके से उड़ान भरती हैं, नियमों का पालन नहीं करती है। अब इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नजर बनाए हुए है। उधर कैंची धाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। रोजाना यहां पर लंबा जाम लगता है। पर्यटकों को परेशानी हो रही है लगने वाले लंबे चौड़े जाम से। 15 जून को स्थापना दिवस है कैंची धाम का। ऐसे में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यहां पर लोग पूरे देश से पहुंचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। कैंची धाम को मेले जो यहाँ पर लगता है उसको 0 जोन बना दिया गया है। अब ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भवाली और सैनिटोरियम चौराहे से श्रद्धालुओं को शटल सेवा से ही कैंची धाम भेजा जाएगा। 11 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर की ट्रैफिक को वाया रामगढ़ भेजने के लिए प्रशासन ने रूट तैयार किया है। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। लाखों की संख्या में यहाँ मेले में लोग पहुंचते हैं। अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और उसमें जो हमारे स्तर से ड्यूटी लगनी है, हमारे द्वारा ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ड्यूटी चार्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और कैंची धाम में भी व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी किसी प्रकार की। 15 जून को जो बाबा जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है उसको बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बरसाती सीजन में चमोली और उत्तरकाशी हाईवे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस की उस रिपोर्ट में, जिसे पुलिस ने शासन को भेजा और उस पर कार्रवाई अब तेज करने की बात कही गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों पर है और अभी तक करीब 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। लेकिन बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे यात्रा कहीं न कहीं प्रभावित होती है। पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं, जो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कहां-कहां है डेंजर जोन? चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग में है सबसे ज्यादा। पागल नाला, हेलंग, लामबगड़, बैनापुली, कमेड़ा, उमा महेश्वर आश्रम, मैथाना है डेंजर जोन। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर स्याड़ा चट्टी, डाबरकोट, ओझरी, गगनानी, पालीगा, डबरानी, बंदरकोट। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर सिरोबगड़, डोली देवी, नाला क्षेत्र, सेमी। चमोली जनपद में एक बार फिर से मानसून के दौरान गौचर के पास कमेड़ा और चमोली के पास पागल नाला तथा बद्रीनाथ के निकट लामबगड़ स्लाइड एक बार फिर से बरसात के दौरान मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप देखिए अभी भी यात्रा किस तरीके से चरम पर चल रही है, लेकिन इस बार जो लैंडस्लाइड वाले जो जोन है उसमें कुछ पुराने भी हैं तो कुछ नए जोन भी विकसित हुए हैं। अगर बरसात रहते यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई तो घंटों तक एक बार फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून सीजन से पहले पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी है और इन इलाकों में जल्द सुधार की मांग की है। साथ ही जेसीबी को भी रखने की मांग की है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कतें आने से तुरंत मलबा हटाया जा सके। लैंडस्लाइड जोन भी एक आपदा ही है। पिछले दिनों एनडीएमए की ओर से एक एक्सरसाइज भी हुआ था, जिसमें इन सब लैंडस्लाइड का भी एक एक्सरसाइज दिया गया था।
यहाँ पर जेसीबी मशीन इत्यादि तैनात करने की बात हुई और जैसे बरसात सीजन होगा तुरंत इसमें तैनात हो जाएंगे और उसके नंबर इत्यादि सब जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा ताकि जेसीबी ऑपरेटर को जहाँ भी लैंडस्लाइड आ जाए तो तत्काल बुला ले और यातायात क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है तो पुलिस कर्मचारी भी साथ ही मौजूद रहेंगे और यातायात को व्यवस्थित करेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग को पूरी तरह से चौड़ा किया गया है, लेकिन अभी भी इस मार्ग पर कई स्पॉट्स हैं जो हल्की बरसात में भी नासूर बनकर टूटते हैं, जिन पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी दिक्कत से दो चार होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उधर टिहरी में पर्यटन नगरी कही जाने वाली धनौल्टी की सालों पुरानी पार्किंग की समस्या का समाधान होने की अब उम्मीद है। धनौल्टी में एक पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है तो वहीं एक निर्माणाधीन है। बढ़ते हुए पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन तहसील परिसर को भी पार्किंग के लिए यूज करने की बात कहा जा रहा है। अब इससे चलाने के लिए प्राइवेट मोड पर दिया जाएगा। धनौल्टी में पार्किंग ना होने से जाम की समस्या होती है, जिससे अब इस सीजन में बड़ी निजात मिलने जा रही है। तो हिसाब से जो धनौल्टी तहसील है उस पर बहुत बड़ा जो लैंड एरिया वहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी वहाँ पे एसडीएम के द्वारा उसको भी पार्किंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। उसकी भी हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा उस लैंड को टेंडर किया गया है।